झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय। झारखंड के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा का महत्व कितना है यह बताने की ज़रूरत नहीं। खूंटी के उलीहातू में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें रांची जेल में ली थी। इस जेल को झारखंड सरकार ने संरक्षित किया और अब यह विरासत पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। संरक्षण का यह कार्य ITRSD के संयोजन में हुआ और भारतीय पुरातत्व विभाग का भी इसमें योगदान रहा। तो इस बहाने हम झारखंड की पुरातात्विक स्थलों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ है ITRSD के हेरिटेज एम्बेसडर श्रीदेव सिंह सर। श्रीदेव सिंह सर पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण में इन्हें महारत हासिल है। तो हम बात करते हैं श्रीदेव सिंह सर से। सर, भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के लिए एक विभूति है। उनका योगदान अनंत काल तक याद किया जाता रहेगा। उन्होंने बिरसा मुंडा जेल में अपनी अंतिम सांसें ली। 9 जून 1900 को उनको पुण्यतिथि भी थी। तो ये जो बिरसा मुंडा जेल है, इसका महत्व क्या है और इसे संरक्षित किया जाना क्यों जरूरी था? सन 2005 तक ये बिरसा मुंडा जेल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जेल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था 2005 तक। और उसके बाद जेल को, चूँकि ये छोटा पड़ रहा था, ज़्यादा लोगों को उसमें रखने की आवश्यकता महसूस की गई, तो जेल को नए प्रेमिसेस में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद ये बात चलती रही कि इस प्रेमिसेस को, इस जेल को धरोहर के रूप में विकसित किया जाए। इसमें बहुत ही अच्छी एक प्रोग्रेस हुई कि भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने रांची में एक शहीदों का जो झारखंड के शहीद हैं उनके लिए एक म्यूज़ियम बनाने का प्रपोजल रखा और हमारे झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया कि ये म्यूज़ियम इसी जेल में बनाया जाएगा। आवश्यकता थी कि ये चूँकि जेल करीब करीब 180 साल पुराना है, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में हो गया था, इसे ठीक करने की। जब ट्राइबल अफेयर्स की कमेटी दिल्ली से यहाँ आई उनके सेक्रेटरी के सचिव के नेतृत्व में, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले इस पूरी बिल्डिंग और प्रेमिसेस को सुदृढ़ किया जाए। और उसी दौरान ये निर्णय लिया गया कि यह कार्य ITRSD को दिया जाए, क्योंकि ITRSD इस दृष्टिकोण से एक सक्षम एजेंसी है। और हमने ये चैलेंज लिया कि हम इसे फिर से एक पुनः वही स्वरूप देंगे जब यह जेल बना। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भगवान बिरसा मुंडा अपने जीवन के अंतिम दिनों में यहीं पर कैद किए गए थे और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। आज भी जब हम लोगों ने इस जेल को संरक्षित किया, तो उस सेल को जिसमें भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया था, उसे फिर वही ओरिजिनल लुक जो उसका उस समय का लुक था, उसी को हम लोगों ने रिटेन किया है। और अब ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बहुत ही भव्य, और इसमें सारी जो चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है वो आज से 180 साल पहले जो वही सुर्खी, चूना, छुआ, लट्ठा, गुड़, मेथी जिस विधि से इसकी बनावट हुई थी, उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके
कुशल कारीगरों के और ASI के ऑफिसर्स के नेतृत्व में इसे संरक्षित किया गया। सर, इस कार्य में कितना खर्च आया और आपके सामने चुनौतियां की थी, क्या आसान कार्य था ये? देखिए, काम तो आसान और कठिन इसलिए नहीं था क्योंकि ये हमारा कार्य ही है। हम जो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये 4.5 एकड़ की इस प्रेमिसेस जिसमें 5 बिल्डिंग हैं और एक बहुत भारी 4 दीवारी है, इसे हमें मात्र 12 महीना में पूर्ण करने का चैलेंज दिया गया, जो अपने में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स से, तो उन्होंने भी हमसे ये सवाल किया कि क्या हम 12 महीना में इसे कर सकेंगे, और हमने ये चैलेंज लिया। और आपको सुन के प्रसन्नता होगी, हम लोगों ने 3-3 शिफ्ट में काम किया। जब हम यहाँ काम कर रहे थे तो हमारे मजदूर 3-3 शिफ्ट में काम किए, और नतीजा ये हुआ कि इन सारे चैलेंजेस को हम लोगों ने देखते हुए, समझते हुए इसे ठीक 12 महीने में इसे कंप्लीट कर दिया। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। सर, भगवान बिरसा मुंडा जी के अतिरिक्त आपने मलूटी के मंदिरों का भी संरक्षण किया है, वो उसका जो महत्व है उसके बारे में बताइए, और वो कितना कठिन काम था। मलूटी सचमुच में एक झारखंड की एक बहुत बड़ी विरासत है। 400 साल से भी अधिक के ये मंदिर, एक समय में यहाँ पर 108 मंदिर हुआ करते थे, और समय के साथ देखभाल की कमी के कारण और भी कारणों से अब मात्र वहाँ 62 मंदिर बचे हुए हैं। जब हम बिरसा मुंडा जेल और मलूटी की तुलना करते हैं तो मलूटी के मंदिरों में बहुत ही बारीक कार्य किया हुआ है, और कई मंदिरों में टेराकोटा भी फ्रंट पैनल पर लगा हुआ है। तो वो बहुत ही बारीक काम है और बहुत मेहनत का काम है। और दूसरा, आप समझ सकते हैं कि 400 साल का जो उसमें मिट्टी, जो उसमें ईंटें इस्तेमाल हुए हैं, जो उसमें सुर्खी चूना इस्तेमाल हुआ है, जब आदमी उसको छूता है और उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है, वो बिल्कुल मिट्टी हो गए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज वहाँ पर था कि आप बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही कम डैमेज करते हुए मंदिर को फिर से आप रेस्टोर करें, फिर से ठीक करें। और हम लोगों ने अभी तक 22 मंदिरों का वहाँ संरक्षण कर दिया है, और वो अब मंदिर जो हैं, जो कि 22 में से आप कहें तो 14-15 तो बिल्कुल ध्वस्त होने की स्थिति में थे, अब वो बिल्कुल रिस्टोर हो गए हैं। सारा कार्य जो है वहाँ भी ASI के इंजीनियर्स की देखरेख में किया गया, और ASI ने अपनी दिल्ली से भी 2 बार टीम भेज के हम लोगों को वहाँ सहयोग प्रदान किया और उसके कार्यों को देखा। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब ये सारे 62 मंदिर वहाँ रिस्टोर हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे, संरक्षित हो जाएंगे, तो कोई इसमें शक नहीं है कि वो झारखंड का एक बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल बनेगा। उसका एक कारण और है, उससे मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल में अवस्थित है तारापीठ। एक मंदिर जो 20 फीट बाई 20 फीट का बना हुआ है, जिसमें एक माता विराजमान है, उसके चलते तारापीठ गांव में 400 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट हैं। अगर हम वहाँ के 10% लोगों को भी यहाँ बुला सकें, जो हमारे मलूटी में, तो मलूटी की पूरा कायाकल्प बदल जाएगी, और मलूटी का एक और
एडवांटेज है कि वहाँ पर माँ मौलिका का मंदिर है, और माँ मौलिका जो हैं वो माँ तारा, जो तारापीठ की हैं, उनकी बड़ी बहन के रूप में जानी जाती हैं। तो जो तारापीठ आएंगे वो मलूटी भी आना चाहेंगे। ज़रूरत है मलूटी में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, टूरिस्ट के लिए, और कुछ सुविधाएं और बढ़ाने की, आवागमन की। अगर ये चीज़ें धीरे धीरे हम लोग दुरुस्त कर लें तो काफ़ी लोग तारापीठ से मलूटी आएंगे। मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है तो कुछ नहीं है, तो आराम से लोग एक हाफ भी वहाँ से यहाँ आके माता का दर्शन करके मंदिरों को देखकर जा सकेंगे। एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी झारखंड सरकार के लिए। सर, माँ मौलिका का मंदिर है वहाँ वामा खेपा संत की भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जी। तो ये जो माँ मौलिका का मंदिर है, क्योंकि आप इसको कंजर्व कर रहे थे, क्या वो है पहले से कंजर्व है या उसको कंजर्व करने की जरूरत है, और उसका महत्व क्या है मौलिका मंदिर का? देखिए, एक्चुअली अभी आपने वामा खेपा महाराज की बात की। हमारे तारापीठ के सबसे महान संतों में वामा खेपा की ही, एक्चुअली उनका नाम वामदेव महाराज था। वामदेव जी जो हैं उनका बचपन मलूटी में ही बीता, और वो इसी माँ मौलिका के मंदिर में अपनी सेवा दिया करते थे। ब्राह्मण के पुत्र थे, पिता का देहांत हो गया था, माता उनकी उन्होंने वहाँ की रानी से रिक्वेस्ट करके उसको अपना सेवा में रखा था। बाद में मलूटी जब वहाँ के राजा का राजधानी मलूटी में शिफ्ट हो गया, जो कि पहले बामरा में था, वहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर है। तो वो जब यहाँ शिफ्ट हो गया तब वामा खेपा मलूटी छोड़कर चले गए तारापीठ, और फिर वो तारापीठ में रह गए माँ तारा के यहाँ। इसी संदर्भ में लोग माँ मौलिका को माँ तारा की बड़ी बहन मानते हैं, और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। ऐसे वहाँ पर इतिहास में पाए गए हैं कि वो वहाँ पर लोग बुद्धिस्ट भी आए वहाँ, और तांत्रिज्म की भी वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती रही है और की जाती है। क्योंकि वहाँ बलि प्रथा है, आपके तारापीठ में भी बलि प्रथा है, आप माँ छिन्नमस्ता के यहाँ चले जाएं, उनके यहाँ भी बलि प्रथा है। तो जहाँ शक्ति की पूजा होती है वहाँ बलि की एक प्रथा है। तो हमारे मलूटी में भी बलि की प्रथा है जो माँ मौलिका के मंदिर में दी जाती है, और तारापीठ में भी है। तो ये इस कारण माता को शक्ति के रूप में यहाँ देखा जाता है, और उनकी आराधना करने के लिए बहुत दूर दूर से अभी भी बंगाल से, बिहार से, झारखंड से रेगुलर लोग आते हैं और माता के यहाँ पूजा करते हैं। सर, एक और महत्वपूर्ण विरासत पलामू का किला है। इसके अलावा आप हमें बताएं कि पुरातात्विक महत्व के जो धरोहर हैं वो झारखंड में कौन कौन से हैं, और क्या सरकार इनको कंजर्व करने के प्रति गंभीर है? आपको क्या लगा? आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक झारखंड सरकार की बात है, पिछले 10 सालों में काफ़ी योजनाएं बनी, पैसा भी उपलब्ध है, लेकिन कारण वही बताएंगे कि इसे अमली जामा नहीं बनाया जा सका। मैं आपको अभी बता रहा था कि साहेबगंज जिला में एक अनुमंडल है राजमहल। इस राजमहल में 1579 में अकबर ने मान सिंह को बंगाल की सूबेदारी देके रखा था। आज उस समय का जो बंगाल की सूबेदारी कहलाता था, उसमें आज का बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, ये पूरा क्षेत्र बंगाल की सूबेदारी में आता था। जो हमारे यहाँ राजमहल में
साहेबगंज जिला में राजमहल में था और मुगलों का साम्राज्य रहा, मानसिंह रहे, उसके बाद शाहसुजा आए, शाहसुजा के बाद फिर अंग्रेज वहाँ आए और अंग्रेजों ने फिर अपना वहाँ पर हेडक्वार्टर बनाया और वहाँ सिलिका और वहाँ का जो पत्थर है, काला पत्थर, वो अद्भुत है, उसका खूब उन लोगों ने एक्सपोर्ट किया उसको। लेकिन जो हमारे मुगल एरा और उसके बाद ब्रिटिश एरा की काफ़ी चीज़ें वहाँ पर, ऐतिहासिक चीज़ें वहाँ अभी भी उपलब्ध है, जिसको संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, अब तो इसलिए और भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब वहाँ हम लोगों का वो पूरा झारखंड में एक ही स्थल है जहाँ से गंगा नदी पार करती है। गंगा नदी जो है साहेबगंज से निकलती है और वो राजमहल होते हुए फिर बंगाल की तरफ आगे बढ़ती है। और राजमहल में भी बहुत ही माइटी रिवर है, गैंजेस जो हमारी गंगा नदी है, बहुत ही विशाल पाट है। और गंगा नदी के एक तरफ हम राजमहल है और दूसरे तरफ बंगाल का मालदा है। एक वो स्थान जो है वो झारखंड में पर्यटन के दृष्टिकोण से और विरासत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा आपने बताया डाल्टनगंज में जो हमारा किला है, पलामू का किला, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अद्भुत किला बना हुआ है। काफ़ी चीज़ें उसकी ध्वस्त हो गई हैं, लेकिन अभी भी जो उसके रेमिनेंसेस बचे हुए हैं, खंडहर जितने बचे हुए, अगर उनको भी हम दुरुस्त कर दें तो वो भी एक बहुत ही शानदार उपलब्धि सरकार के लिए रहेगी। बहुत ही नज़दीक गुमला में नवरत्नगढ़ है। नवरत्नगढ़ इसलिए आपको जान के आश्चर्य होगा, जिसमें हम लोग यहाँ कहते हैं नागवंशी, हम लोग क्या नागवंशी, जिनको हम लोग शाहदेव कहते हैं। ये नागवंशी जो रेजिम है, ये कंट्री का, देश का सबसे पुराना रजवाड़ा है। प्रथम सेंचुरी में ये लोग बने थे। अब 21वीं सदी हो गई, 2000 साल पुराना इनका इतिहास है। आप खोज लीजिए, पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगा 2000 साल पुराना। आपको 500 साल पुराना, 700 साल पुराना, 1000 साल पुराना मिलेगा। 2000 साल पुराना इतिहास है इन नागवंशियों का। उनका ये, उन्होंने 7 बार अपनी राजधानी बदली, उसमें एक राजधानी ये हमारी नवरत्नगढ़, जिसको हम लोग डोईसागढ़ कहते हैं, वो थी, जहाँ पर कुछ अभी उस समय के कुछ अवशेष बचे हुए हैं। वो भी एक अद्भुत स्थल है, जिसको कि विरासत के दृष्टिकोण से उसको विकसित किया जा सकता है। सर, आपने लंबे समय से जो धरोहरों के संरक्षण का काम किया है, उसमें एक उपलब्धि आपकी गांधी शिविर भी है जो पटना में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वाकया है कि मैं एएसआई के ऑफिस में बैठा हुआ था रांची के, और उसी समय बिहार सरकार के किसी इंजीनियर ने एएसआई के इंजीनियर को फ़ोन किया कि हमारे यहाँ एक स्थल है गांधी शिविर, उसको संरक्षित करना है, तो आप इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता इसलिए जाहिर की कि वो पर्सनल प्रॉपर्टी था, वो वहाँ के एम्स इंस्टीट्यूट का है। तो उन्होंने कहा लेकिन हम आपको एक व्यक्ति दे सकते हैं जो इसे कर सकता है, और उन्होंने ये फ़ोन मुझे दिया कि आप बात कर लो। और मुझे पता लगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। उन्होंने कहा कि आप पटना आ जाइए और एक बार ये देख लीजिए कि आप इसको कर सकते हैं कि नहीं। और मैं उसी दिन, उसी शाम को पटना गया, दूसरे दिन सवेरे जाके इस स्थल को देखा। ये वो बंगला है, बंगला कहेंगे, एक छोटा सा बंगला था और बेसिकली आउट हाउस था, जिसमें महात्मा गांधी 67 दिन रहे हुए हैं।
प्रॉब्ली पूरे कंट्री में सिर्फ दिल्ली और गुजरात छोड़कर बिहार ही एक ऐसा जगह था जहां महात्मा गांधी 67 दिन रुके होंगे। तो बहुत ही खराब स्थिति में था और वो भी बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इतने मोटे मोटे वर्चुअल 8 पेड़ छत पर उगाए थे। 70 साल से उस बिल्डिंग में कोई नहीं गया था और हम लोगों ने वो चैलेंज लिया और उसे भी 11 महीना में ठीक करके दिया। और आज के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो उन्होंने ही उसका उद्घाटन किया और आके वो मेरे पीठ पर थपथपा के बोले कि आप जादूगर हैं। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और किसी भी तकनीकी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है उसके कार्य का। सर, आप पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं। ये जो ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का काम, पुरातत्व का काम, ये जो काम है, इसकी ओर अचानक का शिफ्ट कैसे हुए, कैसे रुचि बढ़ी इसमें? बहुत ही उम्दा आपका सवाल। 2001 में दिल्ली में एक संस्था है इंटैक, उसके चेयरमैन हुआ करते थे श्री SK मिश्रा साहब, जो हमारे ITRSD के भी चेयरमैन हैं। उन्होंने, जब मैं उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी झारखंड नया राज्य बना है, वहाँ पर हम रांची में एक चैप्टर खोलना चाहते हैं, तो आप किसी को सजेस्ट करो कि जो इस काम को वहाँ। और मैंने सहज स्वीकार कर लिया कि मैं स्वयं चैप्टर का वहाँ पर नेतृत्व करूँगा। और हम लोगों ने 2001 में यहाँ रांची चैप्टर इंटैक का बनाया। और उसके बाद हम लोगों ने, उस समय इंटैक का काम सिर्फ प्रचार प्रसार था, लोगों के बीच में जागरूकता लाना कि अपने जो पुरातात्विक स्थल हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको बचाने का, उनको संरक्षित विजुअली करने का और उनकी देखभाल करने का हम लोग प्रचार प्रसार किया करते थे। 2003 में वेद मारवा साहब यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। ये सारा परिवर्तन उनके द्वारा हुआ जब 2003 में उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि वो राजमहल के बारे में जानकारी चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उस समय राजमहल के बारे में कोई सूचना न ही पर्यटन विभाग के पास थी और न ही कला संस्कृति विभाग के पास थी। तो मैं स्वयं गया राजमहल, सारी सूचनाएं एकत्रित करके फोटोग्राफ के साथ में एक 20 पेज का रिपोर्ट वेद मारवा साहब को दिया। और उसी के 7 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि मैं राजमहल जाऊंगा 29 तारीख को, आप भी मेरे साथ राजमहल चलें। और जब हम लोग राजमहल साथ में घूम रहे थे, इससे बड़ा कुछ फक्र की बात नहीं हो सकती है कि हम और गवर्नर एक ही गाड़ी में भ्रमण कर रहे थे और वो सारी चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। और उन्होंने बार बार ये पूछा कि इसे संरक्षित क्यों नहीं किया जाए, इसमें क्या। और चूँकि उस समय मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं भी एक उसमें आ गया कि नहीं सर, क्यों नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। और इस वाकया ने मेरी पूरी सोच को बदल दिया और हमने देखा कि ये क्षेत्र बिल्कुल वर्जिन है, कोई कार्य इसमें नहीं किया जा रहा है, तो किसी न किसी को इस कार्य के लिए आगे आने की आवश्यकता है। और फिर मैंने अपना सारा कंसंट्रेशन जो है वो इस विधा को सीखने में, बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड किए, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, बहुत सारे स्थलों का, विरासत स्थलों का विजिट किया जहां ये कार्य किए जा रहे थे और वहां जाके उनकी बारीकता को देखा। और पहला काम जो आप कह रहे थे कि जब मुझे गांधी शिविर मिला तो उसमें खड़े होकर, क्योंकि उस समय मेरे साथ में ASI के एक रिटायर्ड इंजीनियर भी मेरे साथ में थे, AP श्रीवास्तव साहब, अब बेचारे नहीं रहे, तो बहुत ही गुणी आदमी, और हम लोगों ने मिलके उससे बहुत कुछ सीखा और प्रैक्टिकल देखा। और उसके बनाने के बाद पूरी, आप कहिए कि
संतुष्टि हो गई कि ये कार्य अब हम करा सकते हैं। इसमें हालांकि कार्य तो हमारे कुशल कारीगर करते हैं, लेकिन उसका संरक्षण, उसका जो है मॉनिटरिंग और सुपरविजन बहुत मायने रखता है। तो वो विश्वास आ गया और अब आप देख रहे हैं कि 2005 और 2020 15 साल हो गए, अब पूरी तरह इसी में ही समर्पित है। और हाँ, जहाँ तक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का सवाल है, ये सचमुच ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी संरचना है, कोई भी बिल्डिंग है, चाहे वो मलूटी मंदिर हो, चाहे वो बिरसा मुंडा जेल हो या गांधी शिविर हो, सब में स्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग बहुत मायने रखता है। वो आपके पास अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उस पर आप बहुत, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस वो बिल्ड करता है, और वो मुझे हमेशा एडवांटेज देता था। सर, एक जब भी पुरातात्विक महत्व के ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण होता है तो एक बड़ी समस्या आती है। समस्या ये है कि 450 साल पुरानी जो कला है, इसमें सुर्खी चूना, जिसमें ईंटों के जोड़ने की जो लखौरी ब्रिक्स है, स्पेशल साइज ब्रिक्स हम लोग कहते हैं उसको। तो क्या यह कला जीवित थी, ऐसे कारीगर थे, या आपको बहुत ही कम है, बहुत क्योंकि अगर आप देखें ये जो पुराने भवन हैं या पुराने बिल्डिंग्स हो जाते हैं, ये अभी के जो, अगर मेरे बाप दादा की भी होगी तो हम पहला प्रेफरेंस ये करेंगे उसको ढहा के और हम नया बिल्डिंग वहां बना दें। इसलिए कि आप ये पुराने बिल्डिंग्स वगैरह देखिएगा तो 3-3 फीट 4-4 फीट 10-10 फीट चौड़े इनके दीवार हुआ करते थे। बहुत कॉस्टली अफेयर। आज उसको बनाना बहुत ही, उसको रिपेयर करना भी बहुत महंगा। और जो पुराने स्थल हैं ये बेसिकली चले गए हैं सरकार के पास में। तो अगर सरकार इसमें इंटरेस्ट लेती है तो इसके जो कहिए भीष्म पितामह है इस क्षेत्र के, वो है एएसआई वाले। अच्छा। और एएसआई वालों का हर, आप कहें कि हर स्टेट में अपना ऑफिस है, और हर स्टेट में वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, साल भर काम चलता रहता है। यही लोग इस विधा को बचाए हुए हैं, क्योंकि जो लोग सुर्खी चूना का काम करना जानते हैं वो शायद मॉडर्न वाला काम कर सकें, लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, बालू और सीमेंट वाला, वो किसी भी हालत में सुर्खी चूना का काम नहीं कर सकता, वो हाथ ही नहीं चलेगा उनका। ये बहुत ही टफ कार्य है, और एएसआई वालों ने इसको बचा के रखा हुआ है। हाँ, राजस्थान में चूँकि वहाँ के जो राजे रजवाड़े हैं वो लोग भी इसको संरक्षित करते रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ लोग मिल जाएंगे ऐसे। आपको जैसे जब हम लोग इसी का काम कर रहे थे, बिरसा मुंडा जेल का आपने बात किया, तो हमें 150 आदमियों की ज़रूरत थी। 100 आदमी हमको लाना पड़ा बंगाल से, मालदा एरिया से। उस एरिया में काफ़ी एएसआई के यूनिट्स हैं जहाँ एएसआई काम कर रही है। वहाँ से हम लोग काफ़ी लोगों को लाए, और कुछ बिहार से और कुछ राजमहल से, सब जगह से एकत्रित करके। मैन पावर बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए हम लोग कोशिश भी नहीं करते हैं कि एक साथ 4-4 5-5 जगह काम शुरू करें, क्योंकि काम शुरू करेंगे तो मैन पावर कहाँ से आएगा। ये साधारण लेबर से आपके कितने भी कुशल मिस्त्री हों अभी के, वो सुर्खी चूना पर काम नहीं कर सकते, वो स्पेशल साइज ब्रिक में काम नहीं कर सकेंगे। तो एक चैलेंज है, लेकिन लोग हैं, और इसका बहुत भारी श्रेय जो है एएसआई को जाता है। झारखंड समेत पूरे देश में, यूँ कहें कि पूरे विश्व में पुरातात्विक महत्व की धरोहरों का संरक्षण आवश्यक है। नई पीढ़ी हम अपने पूर्वजों की बनाई इमारतों को देख सके, उनकी खूबसूरती को निहार सके, और उनके साथ जो इतिहास
गतिमान है उसको समझ सके। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि ऐसे स्थल, चाहे वो इमारत हो या मकबरा या फिर मस्जिद, बचे रहें। इस दिशा में झारखंड सरकार ने हाल के दिनों में अच्छा काम किया है। कुछ धरोहरों का संरक्षण हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की श्री देव सिंह सर ने। हम सर को धन्यवाद देते हैं और आज़ाद सिपाही के जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को धन्यवाद देते हैं।